कब वो स्केलर की तरह बिहेव करता है उसको हम क्या करेंगे आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर एज वेल एज स्केलर। ठीक है, ये इकलौती फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, जो क्या करता है, वेक्टर की तरह भी बिहेव करता है और स्केलर की तरह बिहेव करता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आज की क्लास में एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी के बाद आज का अगला टॉपिक होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, और देन फाइनली क्या करेंगे, फाइनली कुछ रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। और क्या रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि आपका जो लीनियर कौन कौन से देखिए, लीनियर में हम बात करते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट की, लीनियर वेलोसिटी की, और तीसरा आता है आपका क्या, लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपका जो पहला रिलेशन बनेगा वो बनेगा लीनियर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो एक रिलेशन बनेगा, आपको रिलेशन फाइंड आउट करना होगा लीनियर वेलोसिटी में एंड एंगुलर वेलोसिटी में। ठीक है, सिंपल है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन द, रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है किसके बीच में, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो टोटल आज के जो हमारी आज की क्लास में टोटल यहाँ पे हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट इज सर्कुलर मोशन, सेकंड इज डिफरेंस बिटवीन द सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, थर्ड इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेयर इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर एज वेल एज स्केलर। ठीक है, उसके बाद क्या, एंगुलर वेलोसिटी और देन एंगुलर एक्सेलरेशन। और फिर कुछ रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, और लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक शुरू करते हैं सर्कुलर मोशन। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी, सर्कुलर मोशन, अगर कोई पार्टिकल या बॉडी किसी पॉइंट के अराउंड क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, किसी पॉइंट के अराउंड मोशन कर रहा है, और वो पॉइंट क्या रहेगा, ऑलवेज फिक्स रहेगा। मतलब पॉइंट की पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, ऑलवेज फिक्स रहेगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी। उस केस में हम क्या बोलेंगे, उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, और इस फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या कर रहा है, एक पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है। ठीक है, इसके अराउंड मोशन कर रहा है। क्लियर हुआ? तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन इज व्हाट, सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा, मोशन अराउंड ए फिक्स पॉइंट, ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, और इस फिक्स पॉइंट को क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन। और इस फिक्स पॉइंट से पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ द सर्कल या फिर रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन। ठीक है, और ये जो रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब फिक्स पॉइंट और पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस होगी ऑलवेज क्या रहेगी, बताइए, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या होता है। सो डिफरेंस बिटवीन द सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो देखिए, सबसे मेजर डिफरेंस है हमारा कि जो आपका सर्कुलर मोशन होता है वो किसी पॉइंट के अराउंड होता है। ठीक है, आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं सर्कुलर मोशन किसके अराउंड हो रहा है, पॉइंट के अराउंड होता है। ठीक है, बट जो रोटेशनल मोशन है वो क्या होता है, किसी एक्सेस के अराउंड होता है। तो जब मान लीजिए में आप मार्कर है, मार्कर क्या है, कोई एक्सेस है, अगर इस एक्सेस के अराउंड क्या हो रहा है, पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो इस एक्सेस के अराउंड अगर पार्टिकल मोशन करेगा तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे। ठीक है, बट अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी क्या करता है, किसी पॉइंट के अराउंड मोशन करता है, तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो इट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो जो आपका सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन किसके अराउंड होगा, पॉइंट के अराउंड।
ठीक है। और जो रोटेशनल मोशन होगा वो किसके अराउंड होगा, रोटेशनल मोशन होगा आपका एक्सिस के अराउंड। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए सेकंड चीज और क्या है, सेकंड चीज मतलब इतना मेजर डिफरेंस तो नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन के लिए एक नेसेसरी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं। वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जबकि रोटेशनल मोशन के लिए ऐसा कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं चाहिए होता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो सर्कुलर मोशन है उसके लिए क्या है, एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ठीक है, बट जो रोटेशनल मोशन है उसके लिए कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत नहीं है, कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो देयर इज टू डिफरेंस। फर्स्ट इज सर्कुलर मोशन किसी पॉइंट के अराउंड क्या करता है, मोशन करता है। रोटेशनल मोशन किसी एक्सिस के अराउंड मोशन करता है। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट रोटेशनल मोशन में किसी भी सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये दो मेजर डिफरेंस है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम देखिए थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, जो हमारा थर्ड का आज की क्लास का थर्ड टॉपिक था, वो था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, जब आपका क्या होता है, एंगल चेंज होता है। जैसे मान लीजिए सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल सपोज t इक्वल टू 0 सेकेंड पे कहाँ पे था, पॉइंट ए पे था। ये पॉइंट ए है। ठीक है, आफ्टर टी टाइम वो कहाँ चला जाएगा, सपोज पॉइंट बी पे चला जाएगा। कितने टाइम चला जाएगा, आफ्टर टी टाइम। तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में इसने कितना एंगल बनाया था, 0 एंगल, पर जब वो पॉइंट बी पे जाएगा तो कुछ एंगल क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। देखिए एंगल हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, आर्क होता है। तो आपको पता ही होगा इस आर्क को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, डीएस। आगे काम आएगा, डीआर भी बोल सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। और ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस। रेडियस को क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, किसकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो पहला पॉइंट है वो है क्या, यूनिट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, रेडियन। बिकॉज ये एंगल है और एंगल भी किसके लिए, 2D के लिए। तो 2D मतलब, क्योंकि जो सर्कुलर मोशन होता है वो क्या होता है, 2D मोशन होता है। तो 2D के केस में आपका क्या हो जाता है, जो एंगल होता है प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल। और 3D के केस में क्या होता है, 3D के केस में सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कौन सा केस है, ये आपका सर्कल, और ये कौन सा केस है, आपका स्फीयर। ठीक है, तो जब आपका स्फीयर में एंगल क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा स्फीयर के केस में, उस केस में आप उसे क्या बोलेंगे, 3D। 3D मतलब सॉलिड एंगल। पर जब क्या होगा, किसी सर्कल के केस में एंगल होगा। ठीक है, सर्कल के केस में एंगल लेंगे या सर्कल के केस में एंगल चेंज होगा, तो उस केस में सर्कल क्या होता है, 2D होता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल फॉर 2D, सॉलिड एंगल फॉर 3D। प्लेन एंगल का जो आपका क्या होता है, यूनिट होता है, वो होता है रेडियन। और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है क्या होता है, स्टेरेडियन। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, जब स्फीयर के बारे में हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं हम स्फीयर के बारे में, तो उस केस में हमारा क्या होता है, सॉलिड एंगल आता है। सॉलिड एंगल का जो आपका यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है। और जब हम क्या सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कल, और सर्कल क्या होता है आपका 2D मतलब प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। ठीक है, दूसरा आता है डायमेंशन। अब एंगल है, तो एंगल है तो क्या होगा, डायमेंशन लेस। ठीक है, कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। डायमेंशन लेस का मतलब क्या है, यहां लिख देता हूं मैं। डायमेंशन लेस का मतलब हो जाएगा M0, L0, T0। क्योंकि एंगल है तो एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ मैं डिस्कस कर रहा था, मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, वेक्टर भी होता है और एज वेल एज स्केलर भी होता है। ठीक है, तो पूरी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनमें इकलौती फिजिकल क्वांटिटी है ये, जो वेक्टर की तरह भी बिहेव करता है और स्केलर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब कब वो वेक्टर की तरह बिहेव करता है, कब स्केलर की तरह बिहेव करता है, इसका मैं एक छोटा सा आपको एक्सपेरिमेंट या एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि ये मेरे पास एक बुक है। ठीक है, अब देखिए ये जो बुक है क्या होगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको 90 डिग्री रोटेट करता हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
पहले मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेता हूं, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट मैं यहाँ पे करता हूँ θ1, ठीक है। θ1 क्या है, 90 डिग्री रोटेट हो रहा है, कहाँ की तरफ, क्लॉकवाइज, कहाँ की तरफ, क्लॉकवाइज, ठीक है। θ2 है, θ2 90 डिग्री रोटेट हो रहा है, कहाँ की तरफ, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। देखना, इसको ध्यान से देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, θ1 क्या है, देखिए 90 डिग्री क्या करना है मुझे, क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो ये बुक है मेरे पास, ठीक है। इस बुक को क्या करता हूँ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ, ठीक है। ऑब्जर्वर मैं हूँ यहाँ पे, आप नहीं, ठीक है। तो आपको उल्टा दिखाई देगा। आप ये काम करना कि इस प्रैक्टिकल को आप खुद रिपीट करो खुद से। जब इस प्रैक्टिकल को खुद से रिपीट करोगे तो जो रिजल्ट मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है वही सेम रिजल्ट आपको भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या सेम डाटा के साथ, डाटा आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, और रिजल्ट भी क्या मिलेगा आपको, वही मिलेगा जो रिजल्ट यहाँ पे मुझे मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले θ1 क्या करा हमने, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया। क्लॉकवाइज रोटेट करने का मतलब क्या है, देखिए ये आपका क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, सॉरी क्लॉकवाइज से ऐसे रोटेट हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट होगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 90 डिग्री पहले क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ। ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, θ1 कर दिया हमने। θ2 क्या है, 90 डिग्री राइट हैंड साइड, ये मेरा राइट हैंड साइड है, राइट से कहाँ की तरफ लेके जाना है मुझे, लेफ्ट की तरफ। तो राइट टू लेफ्ट मैंने लिखा है, देखिए राइट टू लेफ्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, θ2 पहले मैंने क्या करा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया। आप भी करके देखो इस प्रैक्टिकल को, ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए क्या है, 90 डिग्री क्या करेंगे हम, बताइए, राइट, ये मेरा राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट की तरफ। तो देखिए उस केस में जो ये क्या है, इस बुक का जो फेस है, ठीक है, वो कौन सी साइड आ रहा है, उधर की तरफ, कहाँ की तरफ, मेरे राइट हैंड साइड, ठीक है। और बुक कुछ इस टाइप से है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी प्रैक्टिकल को मैं उल्टा रिपीट करता हूँ। पहले मैंने θ1 करा, फिर θ2 करा। अब मैं उल्टा करता हूँ, पहले θ2 करूंगा फिर θ1 करूंगा। तो देखिए θ1 θ2, तो रिजल्ट ये मिला मुझे। अब θ2 करता हूँ, θ2 पहले क्या करूंगा बताइए, बुक को ऐसे रख दिया मैंने जैसे पहले कंडीशन में रखा था, θ1 θ2। अब मैं पहले θ2 करता हूँ। θ2 क्या करना है मुझे बताइए, पहले राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाना है। राइट से क्या करूंगा, लेफ्ट की तरफ लेके जाऊंगा, कितना, 90 डिग्री, ठीक है। और फिर क्या करूंगा, इसको रोटेट करूंगा, कहाँ, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन, क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा कि जो अब इस बुक का फेस है, ठीक है, इस बुक का फेस है वो किधर की तरफ है, किधर की तरफ है, बुक का फेस आपका कैमरे की तरफ है, ठीक है। तो देखिए जब मैंने क्या करा, θ1 प्लस θ2 करा, तो उस केस में फेस कहाँ आया, उस तरफ, ठीक है। पर जब मैं इसी प्रैक्टिकल को उल्टा रिपीट करूंगा, मतलब θ1 प्लस θ2, तो उस केस में मेरा जो बुक का फेस है वो किस तरफ आया, कैमरे की तरफ, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में मुझे रिजल्ट क्या मिला, डिफरेंट मिला। तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, θ1 प्लस θ2 करता हूँ और दूसरा मैं इस प्रैक्टिकल को उल्टा रिपीट करता हूँ, θ2 प्लस θ1 करता हूँ, तो मुझे सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा। सेम रिजल्ट नहीं मिलने का मतलब क्या है, इसका मतलब θ1 प्लस θ2 क्या होगा, θ2 प्लस θ1 की इक्वल नहीं होगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है, ओके। अब हम बात करते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कब होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कब होती है। तो देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए टोटल तीन डिमांड्स को पूरा करना होता है। सबसे पहली डिमांड क्या है, उसके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड जैसे एक तो मैग्नीट्यूड में क्या आ जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, स्पेसिफाइड डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन ना बोल के मैं स्पेसिफाइड बोल रहा हूँ, ठीक है। स्पेसिफाइड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम के पास भी डायरेक्शन होता है। क्या डायरेक्शन होता है, टाइम पास्ट से प्रेजेंट से क्या होता है, टाइम देखिए, टाइम पास्ट टू प्रेजेंट टू फ्यूचर की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। बट जो टाइम होता है, टाइम के पास डायरेक्शन तो है, डायरेक्शन क्या है, पास्ट टू प्रेजेंट टू फ्यूचर, उसके बावजूद भी टाइम क्या होता है, स्केलर होता है। क्यों,
क्योंकि उसके बाद डायरेक्शन है पर स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो स्पेसिफाइड डायरेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसको उल्टा नहीं कर सकते हैं, हम फ्यूचर से प्रेजेंट से पास्ट में नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो टाइम का भी उल्टा फ्लो नहीं हो सकता है। ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगा, आगे जाता रहेगा। इसलिए हमने डायरेक्शन ना बोल के क्या करा, स्पेसिफाइड डायरेक्शन बोला है। ठीक है, जब हम वेक्टर पढ़ाएंगे तो वेक्टर में इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या है, प्लस ओबे वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ को ओबे करेगा। अब कौन कौन से वेक्टर लॉ होते हैं? एक तो आपका ट्रायंगुलर लॉ होता है, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ होता है। तो ना मुझे यहाँ से ट्रायंगुलर लॉ से मतलब है, ना मुझे पैरेललोग्राम से कोई लेना देना है। मुझे यहाँ पे कौन से दो लॉ होते हैं, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, मतलब आपको कम्यूटेटिव लॉ, और दूसरा एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो एक लॉ और है, आपने पढ़ा होगा इसी सीरीज में, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ठीक है, जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो इस लॉ को क्या करती हैं, ओबे करती है। मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इज ऑलवेज फॉर टू वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, बट यहाँ पे देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मैं यहाँ पे θ1 प्लस θ2 कर रहा हूँ तो θ2 प्लस θ1 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो क्या ये रिजल्ट इसके साथ मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ये वेक्टर लॉ को ओबे करता तो वेक्टर लॉ को ओबे करता तो ये क्या होता, रिजल्ट सेम आता। बट आपने देखा जब हमने इस प्रैक्टिकल को करा तो जब हमने θ1 प्लस θ2 करा तो फेस आपका किस डायरेक्शन में आया, मेरे राइट हैंड साइड आया। ठीक है, और जब θ2 प्लस θ1 करा तो फेस जो था बुक का वो किस साइड आया, ऑफ की तरफ आया। ठीक है, मतलब कैमरे की तरफ आया। इसका मतलब θ1 प्लस θ2 और θ2 प्लस θ1 दोनों ही केस में मुझे रिजल्ट क्या मिला, डिफरेंट मिला। डिफरेंट मिलने का मतलब क्या, दोनों इक्वल नहीं होगा। क्या इसने इस लॉ को ओबे करा? इसने इस लॉ को ओबे नहीं करा। तो जब ये वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करेगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बताइए, स्केलर की तरह। ठीक है, समझ में आया? तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, इस केस में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, स्केलर की तरह बिहेव करेगा। अब इसी सेम प्रैक्टिकल को स्मॉल एंगल के लिए रिपीट करो। ठीक है, वो मैं आप पे छोड़ देता हूं। आप जब इस सेम प्रैक्टिकल मतलब θ1 प्लस θ2, ठीक है, और θ2 प्लस θ1, इस सेम प्रैक्टिकल को आप स्मॉल एंगल के लिए रिपीट करो, क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिकल किया था कौन सा एंगल के लिए किया था, लार्ज एंगल के लिए। कौन से एंगल के लिए, लार्ज एंगल। लार्ज एंगल कैसे था, कितने एंगल के लिए मैंने इस प्रैक्टिकल को किया था, 90 डिग्री के लिए। 90 डिग्री क्या हो तो बहुत लार्ज एंगल होता है। ठीक है, तो जब मैंने इस प्रैक्टिकल को लार्ज एंगल के लिए किया तो जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था किसकी तरह बिहेव कर रहा था, स्केलर की तरह। ठीक है, बट जब मैं इसी प्रैक्टिकल को, सेम प्रैक्टिकल को स्मॉल एंगल किसके लिए करूंगा, स्मॉल एंगल। ये आपको खुद करना है, मैं नहीं करूंगा, छोटा सा प्रैक्टिकल है, खुद करके देखना। ठीक है, और चीजों को ऑब्जर्व करना। छोटा सा मतलब मान लीजिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसी प्रैक्टिकल को वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, तो आपको क्या मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। देखना, ठीक है, आप खुद करके देखना, आपको क्या मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए, जब मैं क्या बात करता हूँ यहाँ पे, जब मैं लार्ज एंगल के लिए बात करता हूँ तो लार्ज एंगल के केस में ये वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करता है। पर स्मॉल एंगल की केस में आप देखेंगे वेक्टर θ1 प्लस वेक्टर θ2 इज इक्वल टू वेक्टर θ2 प्लस वेक्टर θ1। इसका मतलब ये क्या करता है, वेक्टर लॉ को ओबे करता है। किसके लिए, फॉर स्मॉल एंगल के लिए। ठीक है, एन बोल रहा हूँ स्मॉल एंगल के लिए। इसी सेम प्रैक्टिकल को आप रिपीट करके देख लेना, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, लार्ज एंगल के लिए जब मैंने इस प्रैक्टिकल को किया तो क्या हुआ था, रिजल्ट मुझे क्या मिला था, डिफरेंट मिला था। रिजल्ट डिफरेंट मिलने से क्या होता है, इसने वेक्टर लॉ को ओबे नहीं किया तो वो स्केलर की तरह बिहेव करने लग गया। पर जब मैं स्मॉल एंगल के लिए करूंगा, स्मॉल एंगल कितना, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 15 डिग्री से ज्यादा मत करना। ठीक है, तो 15 डिग्री तक अगर मैं करता हूँ स्मॉल एंगल के लिए तो उस केस में क्या होगा, ये वेक्टर लॉ को ओबे करेगा। ओबे करेगा तो इसका मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा, वेक्टर की तरह। ठीक है, सो आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इकलौती ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो लार्ज एंगल के लिए स्केलर की तरह बिहेव करता है, बट स्मॉल एंगल के लिए इसकी तरह वेक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी पे ज्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे। सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू होता है आपका d θ अपॉन dt, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम।
ठीक है। इन अदर एंड यू कैन से द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं, जो इसका क्या होता है, यूनिट होता है। यूनिट क्या होगा, थीटा का यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन। ठीक है। अपॉन टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, बताइए, सेकंड। तो ओमेगा का जो यूनिट होता है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। ठीक है। दूसरा बात करते हैं डायमेंशन का। रेडियन का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन लेस, मतलब m0 L0 T0। ठीक है। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, t। ये t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m0 L0 t की पावर -1। ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं t की पावर -1। तो t की पावर -1 क्या होता है, यहाँ पे आपका एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन होता है। ठीक है। क्लियर हुआ। तीसरा, ये क्या होता है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। स्केलर और स्केलर कुछ नहीं होता है, क्या होगा, ये आपका वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगा, चाहे लार्ज एंगल हो चाहे स्मॉल एंगल हो। और जिसकी डायरेक्शन मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, हमेशा क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अगर सपोज दैट सर्कुलर मोशन XY प्लेन में हो रहा है, सर्कुलर मोशन कौन से प्लेन में हो रहा है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, जो वेक्टर ओमेगा का डायरेक्शन होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब ओमेगा का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बताइए, ओमेगा इंटू जेड कैप। अब कब जेड पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। तो हमारा जो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, वो क्या है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन की, तो एंगुलर क्या था, वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन ये हो गया। फिर सबसे पहले बात करते हैं किसकी, यूनिट की। ठीक है। यूनिट क्या होगा, डी ओमेगा का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड, और अपॉन में सेकंड एक और है तो सेकंड का स्क्वायर। ठीक है। डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, बताइए, डायमेंशन हो जाएगा अल्फा का डायमेंशन मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ t-2। ठीक है। और अगेन क्या होगा, ये होता है, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगा। ठीक है। सिमिलर टू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट का रिलेशन बिटवीन द, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। अब देखिए, सपोज दैट एक पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कुछ ना कुछ क्या होगा, एंगल में चेंज आएगा। सपोज दैट ये एंगल में डी थीटा का चेंज करता है। स्टार्टिंग में पार्टिकल पॉइंट ए पे था, ठीक है, और एंड में पार्टिकल कितना हो गया, पॉइंट बी पे चला गया। सपोज दैट इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा, डेल्टा टी टाइम लगा। डेल्टा टी टाइम क्या है, यहाँ पे इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लिया गया टाइम, लिया गया समय। ठीक है। और कितना है ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो कितना हम कंसिडर कर लेते हैं, अगेन ds। ठीक है। स्टार्टिंग में बता देता हम, इस r को कितना डिस्टेंस मानेंगे, ds। ठीक है। यू नो वेरी वेल, क्या जानते हैं आप यहाँ पे, एंगल। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल कौन सा, प्लेन एंगल, सॉलिड नहीं, क्योंकि क्या है, सर्कुलर मोशन है। सॉलिड एंगल कहाँ होगा, जब ये स्पेरिकल में जाएगा। ठीक है। तो प्लेन एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है। आर्क क्या होता है, आर की है, मतलब ds अपॉन रेडियस कितना है, r। और प्लेन एंगल की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए, डी थीटा। सो डी थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन r। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देता है। जब मैं इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन r कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट हम बाहर आ जाएगी। ठीक है। ds अपॉन डी टी। ठीक है। अब देखिए, डी थीटा अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ हम इसको लिख देते हैं ओमेगा। इसको हमने ओमेगा लिख दिया, 1 अपॉन r को r ही रहने देंगे। ठीक है। और ds अपॉन डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। तो यू कैन से v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये हो गया। अब देखिए, ये जो फॉर्म है वो स्केलर फॉर्म है, फॉर्म स्केलर है। वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। इस बात को ध्यान रखना, ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है। कुछ नहीं करेगा, आपको ओमेगा की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में देगा, r की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में देगा, और क्या पूछ लेगा, वेक्टर v पूछेगा। आप क्या गलती कर देंगे,
आप गलती कर देंगे वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ओमेगा निकाल देंगे, तो एक नेगेटिव साइन क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा। ऑप्शन में नेगेटिव साइन होगा भी, ऑप्शन में नेगेटिव साइन वाला ऑप्शन होगा भी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस ऑप्शन को सही कर दोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है लीनियर वेलोसिटी जो वेक्टर फॉर्म होगा वो क्या होगा, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर, ठीक है। मतलब ओमेगा आर साइन थीटा। वो अलग बात है कि आर और ओमेगा के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री भी कह सकते हैं, ठीक है। लोग देखेंगे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, पर आपको क्या है वेक्टर फॉर्म का ध्यान रखना है। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर होता है, ठीक है। चलिए अगला रिलेशन निकालेंगे, द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं ये बात अच्छे से कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी अल्फा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा क्या है यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है। और यू नो वेरी वेल ओमेगा की वैल्यू जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो क्या लिखूंगा बताइए, वी अपॉन आर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। आर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम कहा आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, तो अंदर क्या बचेगा बताइए, डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर, और डीवी अपॉन डी टी क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए, ठीक है। फाइनली जो इसका फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा बताइए, ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, ठीक है। वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे आपका अल्फा क्रॉस वेक्टर आर, ठीक है। याद करने के लिए बता देता हूँ, आर हमेशा कहाँ रहेगा, पीछे रहेगा, ठीक है। तो जब मैं लीनियर वेलोसिटी भी लिखता हूँ तो क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर। याद करने का तरीका है ये, आर हमेशा कहाँ रहेगा, पीछे रहेगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास यही खत्म करते हैं। थोड़ा जल्दी पढ़ाए क्योंकि ये चीजें आप क्या है पढ़ के भी आ चुके हैं 12th क्लास में, ठीक है, इसलिए हम इसको थोड़ा जल्दी खत्म करवाए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर आपका आएगा वहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है। इससे आपका क्या है, बीएचयू हो गया या जेएनयू हो गया, डीयू हो गया, वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बस आपको 1 लाइन का आंसर होता है, उसका टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं वो। बट क्या होता है, अगर वो आपका क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो उस केस में आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, नुकसान होगा 3 या 4 मार्क्स का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे, और अगर टाइम हुआ तो सेंट्रीपिटल फोर्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर बैंकिंग ऑफ रोड आएगा, और फिर फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। तो 2 से 3 लेक्चर और मैक्सिमम होंगे इस चैप्टर पे, और सर्कुलर मोशन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।